नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। आप लोगों के बीच आज मटेरियल साइंस से संबंधित सारे प्रश्नों को लेकर के चर्चा करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, जिंक का गलनांक कितना होता है? 787 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिंक के गुण के देखते हैं तो नीलापन लिए हुए श्वेत रंग होता है। जिंक का गलनांक 787 डिग्री फ़ारेनहाइट और 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपेक्षिक घनत्व जो है जिंक का 6.86 होता है। जिंक का प्रयोग प्रायः गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में तथा बांस एवं ब्रॉन्ज बनाने के लिए होता है। यह धातु को रोधी बनाता है। जिंक जो है से धातु को रोधी बनाता है, जंग रोधी बनाता है। जिंक जो है से ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। जिंक के प्रमुख अयस्क जिंकाइट, जिंक ब्लेड तथा कैलेमिन आदि होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है। तो इस पदार्थ को आइसोट्रॉपी कहा जाता है। और सभी बिंदु पर कहे तो इसको होमोजीनियस कहा जाता है। सभी दिशा कहे तो आइसोट्रॉपिक और सभी बिंदु पर कहे तो होमोजीनियस होता है। सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आइसोट्रॉपिक होती है। वह पदार्थ जिसका संगठन या घनत्व पूरे पदार्थ के समान होता है उसे संगामी यानी होमोजीनियस पदार्थ कहते हैं। नोट, संगामी तथा आइसोट्रॉपिक पदार्थ में किसी बिंदु पर प्रतिबल की स्थिति को पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए केवल 6 स्ट्रेस कंपाउंड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिनेल कठोरता क्रमांक 100 वाले कार्बन स्टील की चरम तनन सामर्थ्य यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 350 न्यूटन प्रति mm²। ब्रिनेल हार्डनेस नंबर BHN जो 100 दिया हुआ है। चरम तनन सामर्थ्य यहाँ पे पूछ रहा है और चरम तनन सामर्थ्य बराबर फार्मूला होता है 3.5 गुने BHN, यानी 3.5 को गुना कीजिए ब्रिनेल हार्डनेस नंबर से, तो यहाँ पे आपको चरम तनन सामर्थ्य निकल जाएगा। चरम तनन सामर्थ्य को ही अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बराबर होता है 3.5 गुने ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। तो 3.5 में 100 से गुना होगा तो 350 न्यूटन प्रति mm² होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस सामग्री की आघातवर्धनीयता अधिकतम होती है? लेड की जो है से आघातवर्धनीयता अधिक होती है। दिए गए विकल्प में से लेड की आघातवर्धनीयता यानी मेलेबिलिटी अधिकतम होती है। घटते क्रम में आघातवर्धनीयता सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व है से सोना है, सोना के बाद लेड है, उसके बाद नर्म इस्पात आता है, उसके बाद पीटवा लोहा, फिर कॉपर और एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय तत्व जैसे सोना, उसके बाद लेड है। और निम्न में देखें तो एल्युमिनियम जो है उसका आघातवर्धनीयता निम्न होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस सामग्री का प्रसार गुणांक लगभग 0 होता है? आंसर होगा इनवार। इनवार जो है इसका प्रसार गुणांक लगभग 0 के बराबर होता है। इनवार का प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो लगभग 0 के बराबर होता है। इनवार में 36% निकेल और 64% आयरन होता है। प्रसार गुणांक कम होने के कारण ही इनवार का प्रयोग सूक्ष्म यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। स्टेनलेस स्टील यानी 18/8 लिखा जाता है, जिसे स्टील के नाम से जाना जाता है, जिसमें 18% क्रोमियम एवं 8% निकेल होता है। नीचे निकेल और ऊपर में क्रोमियम को लिखा जाता है। 18/8 में ऊपर 18 हुआ तो 18% क्रोमियम और 8% निकेल है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग घर के बर्तन, सर्जरी यंत्र आदि को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ की प्रत्यास्थ क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे रेजिलेंस यानी तन्यकता कहते हैं। पदार्थ की प्रत्यास्थ क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषण करने की क्षमता को रेजिलेंस कहा जाता है। पदार्थ की सीमा के अंदर पदार्थ की विकृति यानी स्ट्रेन के रूप में इकट्ठे हुए कार्य या ऊर्जा की विकृति ऊर्जा स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलेंस कहते हैं। बिना अस्थायी विकृति विदाउट परमानेंट स्ट्रेन
उपजाए या प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी पदार्थ के टुकड़े में इकट्ठी की जा सकने वाली अधिकतम विकृति ऊर्जा को इसकी परमाणु विकृति ऊर्जा कहते हैं। विकृति ऊर्जा या तन्यता, स्ट्रेन एनर्जी एंड रेजिलेंस। तो स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है, स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल टू होता है टाउ स्क्वायर बटे 2E गुने अंग का आयतन यानी वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकवेल कठोरता परीक्षण विधि में सामग्री की कठोरता किसके द्वारा मापी जाती है? तो डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन यानी निशान की गहराई के द्वारा किया जाता है। रॉकवेल कठोरता परीक्षण विधि में सामग्री की जो कठोरता होती है उसको निशान की गहराई यानी डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन के नाम से मापी जाती है। रॉकवेल कठोरता परीक्षण में सामग्री की कठोरता निशान की गहराई द्वारा मापी जाती है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के इंडेटर का कोण 120 डिग्री होता है। रॉकवेल विधि में धातु का हार्डनेस चेक करने के लिए टूल के पॉइंट पर डायमंड का कोण लगा होता है, इसलिए इसके द्वारा स्टील की हार्डनेस चेक की जाती है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का इंडेंटर डायमंड पदार्थ का बना होता है। इनमें दो प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाता है, एगो बी स्केल एगो सी स्केल हो। बी स्केल जो होता है से HRB कहते हैं और सी स्केल को HRC कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आघातवर्धनीय किसी सामग्री का वह गुण होता है जिसकी वजह से सामग्री क्या होता है? तो इसकी वजह से सामग्री को रोल करके या हथौड़े से पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। आघातवर्धनीयता यानी कुट्यता, जिसे मेलेबिलिटी गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे हथौड़े की चोट और रोलिंग द्वारा पतली शीट में परिवर्तित किया जाता है। तापक्रम के बढ़ाने पर कुट्यता में वृद्धि होती है। सोने को सबसे अधिक आघातवर्धनीयता या मेलेबिलिटी माना जाता है। किसी सामग्री की प्रतिबल के अधीन विरूपण या विक्षेपण का विरोध करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे स्टिफनेस यानी कड़ापन कहा जाता है। किसी पदार्थ के प्रत्यास्थ सीमा के अंदर बल लगाने से उत्पन्न विरूपण या झुकाव को विरोध करने की सामर्थ्य को कड़ापन यानी स्टिफनेस कहते हैं। किसी ढांचे की आकृति या मशीन पार्ट्स की आकृति पर कड़ापन निर्भर करता है। पार्ट्स के समान ज्यामिति के लिए इसकी कड़ापन उसके प्रत्यास्थ गुण के समानुपाती होता है। इन स्थितियों में प्रत्यास्थ को मॉडुलस ऑफ स्टिफनेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रीय लोड के कारण सामग्री विफलता कहलाती है। इसका आंसर होगा फटिंग। चक्रीय लोड के कारण सामग्री विफलता फटिंग कहलाती है। इसका सॉल्यूशन देखिए, चक्रीय लोड के कारण सामग्री विफलता फटिंग कहलाती है। उतार चढ़ाव वाले तथा विपरीत बार बार शीघ्र प्रतिबलों के उत्पन्न होने के कारण धातु खंडों के अचानक टूट जाने का भ्रम बना रहता है। तभी इस प्रकार प्रतिबलों से धातु खंड टूट जाते हैं। उच्च गति से घूमते इस्पात के शाफ्टों तथा संरचनाओं को उन दृढ़ सदस्यों का दोष होता है जो कंपन से प्रभावित होता है। फटिग के कारण मटेरियल पर निम्न प्रभाव होते हैं: तन्य में कमी, सामर्थ्य में कमी तथा समर्थ पदार्थ की सामर्थ्य तथा क्रियाशील जीवन की अनिश्चितता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड जो होगा एल्युमिनियम और जिंक दोनों होता है। एल्युमिनियम और जिंक दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलने पर नष्ट हो जाने वाला स्टील क्या कहलाता है? वैसा स्टील जो जलने के बाद नष्ट हो जाता है, इस प्रकार के स्टील को किल्ड स्टील या मृत किल्ड स्टील कहा जाता है। जो जलने पर नष्ट हो जाएगा उस तरह के स्टील को किल्ड स्टील कहा जाता है। जलने पर नष्ट हो जाने वाले स्टील यानी मृत या किल्ड स्टील कहलाता है। कास्टिंग से पहले जब स्टील पूर्ण रूप से डिऑक्सी होकर तथा ठोस बनते समय गैस
ना हो तो उस स्टील को मृत स्टील नाम से जाना जाता है। यह गैस छिद्र से फ्री होता है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। छिद्र न होने के कारण इस स्टील का प्रयोग क्रिस्टल अवयव को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हीट ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18/8 स्टील में क्रोमियम का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें क्रोमियम का परसेंट 18% क्रोमियम होगा और 8% निकल होगा। 18/8 जंगरोधी इस्पात में 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है। निकल न से निकल और न से नीचे, नीचे जो रहेगा वो निकल रहेगा और ऊपर क्रोमियम रहेगा। निकल क्रोम इस्पात या जंगरोधी यह अत्यंत कठोर तथा संक्षारण प्रतिरोध होता है। इसे आसानी से दबाया या वेल्डित किया जाता है। इसका प्रयोग डॉक्टरी औजारों में चाकू, कैंची, बियरिंग तथा इसके स्पिंडल आदि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है धातु में रुक्ष कण का आकार इसकी तुलना में अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पे धातु के कणों का आकार, जैसे फाइन ग्रेन का जो धातु होगा उसका आकार 0.063 mm से 0.2 mm तक होता है। इसी तरह जो मध्यम ग्रेन यानी मीडियम ग्रेन का जो धातु होगा उसका आकार जो होता है 0.2 mm से लेकर के 0.63 mm तक होता है। और खुरदरा या रुक्ष ग्रेन जिसे कोर्स ग्रेन कहा जाता है, कोर्स ग्रेन का आकार जो होता है इसमें 0.63 mm टू 2 mm तक होता है। तो 3 प्रकार का होता है, फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन और कोर्स ग्रेन। फाइन ग्रेन का आकार होता है 0.063 mm से 0.2 mm तक, और मीडियम ग्रेन जो है उसका आकार होता है 0.2 mm से 0.63 mm तक। इसी तरह जो कोर्स ग्रेन यानी खुरदरा या रुक्ष ग्रेन है उसका आकार होता है 0.63 mm से 2 mm तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टील के झटका प्रतिरोध को मिलाकर बढ़ाया जाता है। स्टील को जब झटका बढ़ाना हो तो किसे मिलाकर के इसका झटका को बढ़ाएंगे? तो निकेल। स्टील में जब निकेल मिला दिया जाता है तो इसके झटका को बढ़ाया जाता है। निकेल को स्टील में मिलाने पर क्या होता है? देखिए निकेल को जब स्टील में मिला देंगे ना तो कठोरता बढ़ता है, आघात प्रतिरोध भी बढ़ता है, कड़ापन बढ़ता है। इसी तरह क्रोमियम को जब स्टील में मिलाते हैं तो क्रोमियम को स्टील में मिलाने से संक्षारण प्रतिरोध बढ़ता है, घिसाई प्रतिरोध बढ़ता है एवं कड़ापन बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ का उपयोग कर लेसर बनाया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग करके लेसर बनाया जाता है? तो रूबी पदार्थ का प्रयोग करके लेसर बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इस्पात में निकेल मिलाने से सुधार होता है। इस्पात में जब हम निकेल मिलाएंगे तो क्या चीज़ सुधार होगा? तो इसका फैटिग प्रतिरोध जो होता है इसको सुधार होगा। इस्पात में जब हम निकेल मिला देंगे ना तो फैटिंग रेजिस्टेंस जो होता है यानी फैटिग प्रतिरोधन जो होता है इसका सुधार होता है। इस्पात में निकेल मिलाने से कौन कौन सा गुण सुधार होता है? सो देखिए निम्न प्रकार से है। इसका इस्पात में निकेल मिलाने से तनाव सामर्थ्य बढ़ती है, प्रत्यास्थ सीमा भी बढ़ती है और फटिग प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कास्ट आयरन का अद्वितीय गुण है उसका उच्च। कास्ट आयरन का कौन सा अद्वितीय गुण है जो इसका उच्च होता है? तो इसका ब्रिटल यानी भंगुरता। कास्ट आयरन की भंगुरता जो होता है उच्च होता है जो इसका अद्वितीय गुण है। कास्ट आयरन का अद्वितीय गुणधर्म है उसका उच्च भंगुरता यानी ब्रिटलनेस। ढालवा लोहे में कार्बन की मात्रा 2 से 4.6% तक होता है। ढालवा लोहा में क्यूपोला भट्ठी, जो ढालवा लोहा होता है उसको क्यूपोला भट्ठी में पिघला करके बनाया जाता है, और कच्चे लोहा जो कच्चा होगा यानी पिग आयरन होता है को ब्लास्ट भट्ठी में पिघला करके बनाया जाता है। जो ढालवा लोहा होगा उसको क्यूपोला भट्ठी में, एवं जो कच्चा लोहा यानी जिसे पिग आयरन कहते हैं उसको ब्लास्ट फर्नेस यानी ब्लास्ट भट्ठी में पिघलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ढालने में मृदु इस्पात का तापमान क्या होता है? जब हम लोग ढालते हैं तो मृदु इस्पात का ताप जो होता है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ढालने में मृदु इस्पात का ताप 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात में धातु की मात्रा
0.15% से लेकर के 0.45% तक होता है। इसका गलनांक जो होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह तनाव तथा दाब दोनों में समान रूप से तथा काफ़ी मजबूत होता है। इसे आसानी से फोर्जिंग या वेल्डिंग किया जाता है। जब माइल्ड स्टील होता है उसको आसानी से फोर्जिंग एवं वेल्डिंग किया जाता है। इसका आपेक्षिक घनत्व जो माइल्ड स्टील का होता है, इसका आपेक्षिक घनत्व 7.8 होता है। माइल्ड स्टील का आपेक्षिक घनत्व 7.8 होता है। नोट, विकल्प बी माना, आयोग जो है यहाँ पे विकल्प बी को माना था, जो कि गलत था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको आसानी से तार में बनाया जा सकता है? तो आसानी से तार में यहाँ पे कॉपर को बनाया जा सकता है। तांबा को आसानी से तार बनाया जा सकता है। तांबा कुछ अलौह धातु में से एक धातु है जो धात्विक अवस्था में पाई जाती है। तांबा के गुण देखिए, तांबा का कौन कौन सा गुण होता था। तांबा एक लाल भूरे रंग का धातु होता है। तांबा का गलनांक 1084 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 2595 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तांबा पर द्रव के कारण संक्षारण नहीं लगता है। द्रव के कारण तांबा पर संक्षारण नहीं लगता है। तांबा का रंग जो होता है लाल भूरे रंग का होता है। तांबा का गलनांक 1084 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक 2595 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एवं तांबा पर द्रव का संक्षारण नहीं होता। तांबा का उपयोग अधिकतर उपयोग विद्युत केबिल यानी जो तार होता ना है, तार बनाने में, विद्युत मशीन तथा अन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग तथा आयरन बिट्स की वेल्डिंग में भी तांबा का प्रयोग किया जाता है। तांबा जो होता है धातु संक्षारण प्रतिरोधी होता है। तांबा धातु है, संक्षारण प्रतिरोध है। इसका उपयोग सीट बनाने में भी, बॉयलर्स, संधारित्र आदि में भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तरलता से अत्यधिक प्रभावित होता है। तरलता किससे अत्यधिक प्रभावित होता है? तो तरल धातु के धारण से गिरने लायक ताप, तरल धातु के धारण से गिरने लायक ताप यानी पेरिक ताप से तरल जो होता है प्रभावित होता है। तरलता तरल धातु के पोरिंग ताप से अधिक प्रभावित होता है। सांचे में तरल धातु यानी मोल्टेन मेटल को पोरिंग करते समय यदि पोरिंग ताप कम हो जाता है तो तरल धातु जल्दी से ठोस होने लगता है, जिससे धातु पूरे सांचे में ही प्रकार में नहीं फैल पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील की कठोरता किस पर निर्भर करती है? स्टील की कठोरता जो है इसे मजबूत कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। अमाउंट ऑफ कार्बन इट्स कंटेन, स्टील की कठोरता इसमें मौजूद कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। विभिन्न मात्रा में कार्बन मिलाने से इस्पात के गुण पर्याप्त परिवर्तन हो जाते हैं। वो इस प्रकार से होते हैं: कठोरता, तन्यता, संघटक सामर्थ्य, पराभव सामर्थ्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कार्बन स्टील के पराभव बिंदु यानी यील्ड पॉइंट को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? जो लो कार्बन स्टील होता ना है उसका पराभव यानी यील्ड पॉइंट को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें फास्फोरस को मिलाया जाता है। लो कार्बन स्टील का पराभव बिंदु यानी यील्ड पॉइंट को बढ़ाने के लिए फास्फोरस को मिलाया जाता है। फास्फोरस यह स्टील को भंगुरता बनाता है। फास्फोरस निम्न स्टील में मिलाए जाने पर पराभव बिंदु यानी यील्ड पॉइंट बढ़ जाता है। स्टील को संक्षारण रोधी बनाना है। कार्बन और फास्फोरस का योग लगभग 0.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में नम्यता सबसे अधिक होती है यानी डक्टिलिटी? किस पदार्थ में डक्टिलिटी यानी नम्यता सबसे अधिक होती है? तो डक्टिलिटी जो है माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात में डक्टिलिटी सबसे अधिक होती है। पदार्थ की तन का घटक्रम यानी सबसे ज़्यादा जो होता है डक्टिलिटी मृदु इस्पात होता है, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद एल्युमिनियम, निकेल, जिंक, टीन और सीसा जो है सबसे कम डक्टाइल मटेरियल है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि टी
रिक्रिस्टलाइजेशन ताप है, तो इस्पात के लिए अतप्त रूप क्या होगा? तो T डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। कोल्ड वर्किंग यानी अतप्त रूपन पुनः क्रिस्टलन ताप से नीचे का ताप किया जाता है, जब हॉट वर्किंग पुनः क्रिस्टल ताप से ऊपर ताप पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पीट करके या रोल करके प्लेटों में बनाए जा सकते हैं, इसे मैलेबिलिटी यानी आघातवर्धनीयता कहा जाता है। आघातवर्धनीयता यानी मैलेबिलिटी पदार्थ को पीटने पर अथवा रोल करने पर यह खंड खंड में न टूट कर विकृति हो जाए। पदार्थ को इस गुण को होने के कारण चादर के रूप में बनाया जा सकता है। प्लास्टिकता यानी प्लास्टिसिटी किसी पदार्थ के भारित करने पर वह अस्थायी रूप से विकृति हो जाता है। फॉर्मिंग प्रक्रम के दौरान पदार्थ में यह गुण होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था। यदि किसी पदार्थ पर बल लगाकर इसे विकृति कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही बल हटाया जाए तो यह अपने मूल रूप में आ जाए, इस गुण को प्रत्यास्थ कहते हैं। तन्यता यानी डक्टिलिटी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे तन्यता या डक्टिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी क्षमता किस अवयव के कारण होता है? क्रोमियम के कारण। स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम और 8% निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाने पर संक्षारण प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसकी विशिष्ट स्टिफनेस सबसे अधिक होती है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्टिफनेस। इस्पात की जो है से विशिष्ट स्टिफनेस सबसे अधिक होती है। इनमें से स्टील की विशिष्ट स्टिफनेस सबसे अधिक होती है। विशिष्ट स्टिफनेस किसी पदार्थ के यंग मॉडल व घनत्व के अनुपात को विशिष्ट स्टिफनेस कहा जाता है तथा Ks से प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट स्टिफनेस को Ks से प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट स्टिफनेस बराबर होता है यंग मॉडुलस बटे घनत्व। यंग मॉडुलस बराबर होता है विशिष्ट स्टिफनेस इंटू घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु को गर्म करने पर नए कण यानी ग्रेन की उत्पत्ति की क्रिया को कहते हैं। जब हम लोग धातु को गर्म करते हैं तो उसमें नए कण यानी ग्रेन जो होता है उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसे पुनः क्रिस्टलन कहते हैं, रिसाइक्लाइजेशन कहते हैं। धातु को गर्म करने पर नए कण की उत्पत्ति की क्रिया को पुनः क्रिस्टलन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ की उच्च ताप पर मुलायम होने की प्रतिरोध क्षमता को कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट सॉफ्टनिंग एट हायर टेम्परेचर इज नोन एज। तो इसे कम कठोरता यानी हॉट हार्डनेस कहा जाता है। पदार्थ का उच्च ताप पर मुलायम होने की प्रतिरोध क्षमता को गर्म कठोरता यानी हॉट हार्डनेस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिड़ापन यानी टफनेस निम्न से संबंधित है। टफनेस किससे संबंधित है? तो तनाव में टूटने से पहले जो अवशोषित ऊर्जा होता है उसको टफनेस यानी चिमड़पन कहा जाता है। चिमड़पन यानी टफनेस यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह उच्च आघात प्रतिबल के कारण टूटने का प्रतिरोध करता है। पदार्थ को विभंजन बिंदु तक प्रतिबलित किया जाता है तो पदार्थ की इकाई आयतन द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा को कड़ापन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्पात की मशीनन क्षमता बढ़ाने के लिए इस्पात में मिलाया जाता है। द मैशनेबिलिटी ऑफ स्टील कैन बी इम्प्रूव बाय एलॉइंग द स्टील विथ। मशीन की जो है इस्पात की जो है मशीनन क्षमता बढ़ाने के लिए इस्पात में क्या मिलाया जाता है? गंधक यानी सल्फर को मिलाया जाता है। स्टील में सल्फर मिलाने से स्टील की मशीनन क्षमता में वृद्धि होती है, जबकि क्रोमियम मिलाने से जंगरोधी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी धातु फॉर्मिंग प्रक्रमों में धातु का प्रमुख गुण होता है। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन ऑल मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो फॉर्मिंग प्रोसेस जो होता है सभी फॉर्मिंग प्रक्रम में धातु का प्रमुख गुण क्या होता है? तो प्लास्टिसिटी होता है। सभी धातु फॉर्मिंग में धातु की
सुगठिता का गुण जो होता है उसको प्लास्टिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्क हार्डनिंग के बाद धातु की तन्यता क्या होती है? जब वर्क हार्डनिंग किया जाता है उसके बाद धातु की जो तन्यता होती है उसको डिक्रीज यानी घट जाता है। वर्क हार्डनिंग आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, निकेल आदि धातु की हार्डनेस प्रभाव बिंदु एवं पदार्थ का स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन पदार्थ की तन्यता और विद्युत चालकता जो है से घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ताप जिस पर धातु के नए ग्रेन उत्पन्न हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन ताप कहते हैं। वह ताप जिस पर धातु के नए ग्रेन उत्पन्न हो जाते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ताप होता है वह ताप जिस पर धातु के नए ग्रेन बनना प्रारंभ हो जाते हैं। इस ताप के नीचे के ताप पर धातु पर की गई फॉर्मिंग क्रिया ठंडी प्रक्रिया कहलाती है तथा इस ताप के ऊपर की गई प्रक्रिया तप्त प्रक्रिया कहलाता है। यानी रिक्रिस्टलाइजेशन ताप होता है उसके ऊपर का जो ताप होता है उसको तप्त प्रक्रिया कहते हैं और नीचे की ताप को ठंडी प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ का वह गुण उसे उसमें तनन बल लगाकर तार रूप में कर्तन करने योग्य बनाता है। तन्यता यानी डक्टिलिटी, किसी पदार्थ का तन्य का गुण पदार्थ के तार बनाने में कर्षण के रूप में योग्य बनाता है। तन्यता का गुण रखने वाले तत्व जैसे मृदु इस्पात, तांबा, सोना, टीन, पिटवा, लोहा, एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धातु सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है स्टील, लौह धातु पदार्थ है। स्टील अत्यंत मृदु, तन्य, उत्तम मशीन तथा बेल्ड योग्य होता है तथा स्टील में कार्बन की मात्रा 2% से कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नमूने के तनन परीक्षण खंड के अधिकतम स्थानिक और मूल अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? चरम प्रतिबल यानी अल्टीमेट स्ट्रेस कहा जाता है। अल्टीमेट स्ट्रेस चरम प्रतिबल बराबर होता है अधिकतम भार बटे मूल अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबल संघनता निम्न में से किसके कारण होता है? तो यह प्रतिच्छेदन में सहसा बदलाव के कारण होता है। अब्रूप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रच्छेदन में अचानक बदलाव के कारण प्रतिबल संघनता यानी स्ट्रेस कॉन्ट्रेक्शन होता है। किसी पदार्थ की श्रांति प्रतिरोध यानी फटिंग रेजिस्टेंस टू फटिंग टू मैटर ऑफ मेजरमेंट, किसी पदार्थ का श्रांति प्रतिरोध क्षमता मापन होता है। सहन सीमा से यानी एंडोरेंस लिमिट से, किसी पदार्थ का श्रांति प्रतिरोध क्षमता जो होता है मापन होता है तो एंडोरेंस लिमिट से होता है, सहन सीमा से होता है। किसी पदार्थ का श्रांति प्रतिरोध क्षमता का मापन एंडोरेंस लिमिट द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिंड जिसके संपूर्ण आयतन में गुणधर्म समान होता है उसको क्या कहते हैं? तो होमोजीनियस यानी संगामिक, इसे समांगी कहा जाता है। एक पिंड जिसके संपूर्ण आयतन में गुण समान हो उसे समांगी कहा जाता है। समदैशिक यानी आइसोट्रॉपिक, किसी पदार्थ का प्रत्यास्थ गुण सभी दिशा में समान हो, सभी दिशा में तो आइसोट्रॉपिक यानी समदैशिक, और सभी पिंड, एक पिंड है जिसका संपूर्ण आयतन में गुण समान हो, सभी पिंड में माने सभी जगह पे, तो इसको समांगी यानी होमोजीनियस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोरता का विशेषता में कौन सा परिघटना का योग नहीं होता है? Which phenomena is not used in property of hardness? हार्डनेस में किसका प्रयोग नहीं होता है? इसका आंसर होगा भंजन यानी फ्रैक्चर। कठोरता यानी हार्डनेस किसको कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह खुरेचने या दंतुरन, फाइलिंग आदि का विरोध करता है। कठोरता को ब्रिनेल परीक्षण द्वारा मापा जाता है। कठोरता है तो उसको ब्रिनेल परीक्षण के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धातु का गुण जो उसे उच्च प्रभाव के कारण टूटने से बचाता है
उसे क्या कहते हैं? तो इसे कठोरता या टफनेस कहा जाता है। कड़ापन या चिमड़पन या दृढ़ता, टफनेस, इस गुण के कारण पदार्थ टूटने या पहले झटके या धक्कों का विरोध करता है। प्रत्यास्थ या इलास्टिसिटी, यह पदार्थ का वह गुण है जिसका कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, परंतु जैसे ही परिवर्तन करने वाले बलों को हटाया जाता है, पिंड अपने पहले वाले स्थान पर आ जाता है, उसको प्रत्यास्थ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ में उच्च प्रत्यास्थ मापांक का गुण मिलता है। किस पदार्थ में जो होता है से उच्च प्रत्यास्थ मापांक का गुण मिलता है? तो इसे बंधन की उच्च सामर्थ्य के कारण होता है। हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के कारण पदार्थ में उच्च प्रत्यास्थ मापांक का गुण मिलता है। पदार्थों में उच्च प्रत्यास्थ मापांक का गुण बंधन की उच्च सामर्थ्य के कारण मिलता है। प्रत्यास्थ की सीमा के अंदर सीधा प्रतिबल एवं उत्पन्न विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थ मापांक कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें चर्चा करेंगे इस्पात एवं इसके वर्गीकरण, स्टील एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आघात वर्धनीयता ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। इसे तापानुशीतन प्रक्रिया के द्वारा सफ़ेद ढलवा लोहे से। फॉर व्हाइट कास्ट आयरन बाय द एनलिंग प्रोसेस, एनलिंग प्रोसेस के दौरान मेलेबल कास्ट आयरन को तैयार किया जाता है। आघात वर्धनीयता ढलवा लोहा को सफ़ेद ढलवा लोहे के रूप में अनिलीन प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। सफ़ेद ढलवा लोहा इसके विशेष प्रकार के ढलवा लोहा होता है जिसमें 1.75 से 2.3% तक कार्बन होता है। इसका सफ़ेद रंग इसमें उपस्थित कार्बन के कार्बाइड के रूप में के कारण होता है। सफ़ेद ढलवा लोहे की तनाव सामर्थ्य उच्च व संपीड़ सामर्थ्य निम्न होती है। ढलवा लोहे का तनाव सामर्थ्य जो होता है उच्च होता है और संपीड़ी सामर्थ्य निम्न होता है। चिल्ड ढलवा लोहा, सफ़ेद ढलवा लोहे का वह रूप है जिसे पिघली लोहे का क्विक कूलिंग से प्राप्त होता है। क्विक कूलिंग, जब सफ़ेद ढलवा लोहा को जब क्विक कूलिंग करेंगे तो चिल्ड ढलवा लोहा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सीमेंट कार्बाइड उपकरण में प्रयुक्त बंधन सामग्री यानी बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है? तो सीमेंट कार्बाइड में कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट कार्बाइड उपकरण में प्रयुक्त बंधन सामग्री बाइंडिंग मटेरियल कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट कार्बाइड टिप को मीडियम कार्बन स्टील के शैंक और ब्रेज का क्लैंप किया जाता है, क्योंकि पूरे टूल को सीमेंट कार्बाइड से बनाया मितव्ययी नहीं होता। सीमेंट कार्बाइड से बना टूल अपनी कठोरता को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक बनाए रखता है। सीमेंट कार्बाइड टूल की कटिंग स्पीड हाई स्पीड स्टील की तुलना में अधिक होता है, 5 से 6 गुना अधिक होती है। जो सीमेंट कार्बाइड टूल होता है उसका कटिंग स्पीड होता है हाई स्पीड स्टील से 5 से 6 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील में शामिल होता है। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील में क्या शामिल होता है? तो 18% क्रोमियम और 8% निकेल शामिल होता है। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम और 8% निकेल शामिल होता है। इस प्रकार के स्टेनलेस स्टील को सामान्यतः 18/8 स्टील के नाम से जाना जाता है। ऑस्टेनाइड स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय होता है। मांटेसाइट स्टेनलेस स्टील 12 से 14% इसमें क्रोमियम एवं 0.02 से 0.035% कार्बन होता है। एक होता है फेराइटिक स्टेनलेस स्टील। फेराइटिक जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें 16 से 18% क्रोमियम एवं 0.12% कार्बन होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टील का कठोरतम घटक है? स्टील का कठोरतम घटक जो होता है उसको मार्टेनसाइट कहा जाता है। स्टील का कठोरतम घटक मार्टेनसाइट है। मार्टेनसाइट क्या होता है? यह स्टील का सबसे अधिक कठोर घटक होता है तथा इसकी आकृति सुई जैसी होती है। मार्टेनसाइट की आकृति कैसा होती है? सुई जैसा होती है। यह आयरन कार्बाइड का ठोस घोल होता है। जब स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप में गर्म करके बुझाने पर एकदम ठंडी की जाती है तो मार्टेनसाइट बनता है। इसकी तन्यता बहुत कम चिमड़पन नहीं के बराबर होता है। 0.8% कार्बन और 100% पियरेलाइट
युक्त स्टील को क्या कहा जाता है? यूकेटाइड स्टील कहा जाता है। यूकेटाइड स्टील में कार्बन जो होता है 0.8% होता है और 100% पियरलाइट होता है। 0.8% कार्बन और 100% पियरलाइट युक्त स्टील को यूटेक्टाइड स्टील कहा जाता है। स्टील के प्रकार और स्टील में कार्बन के परसेंट, जिसे हाइपर यूटेक्टाइड में 0.83% से लेकर के 1.7% तक कार्बन का प्रतिशत होता है। हाइपोयूटेक्टाइड में 0.008% से लेकर के 0.8% तक कार्बन का मात्रा होता है। और यूटेक्टाइड में 0.8% कार्बन की मात्रा होता है। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.83% से लेकर के 1.7% तक होता है। 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमेंटाइड तथा पियरलाइट संरचना वाली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? निकेल एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। एक धारावाही परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करके एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और पाया गया कि कुछ पदार्थ के इस क्षेत्र से आकर्षण होते हैं, कुछ पदार्थ प्रतिकर्षण तथा कुछ पदार्थ में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार वे पदार्थ जो कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक की ओर शीघ्रता से गति होते हैं उसे लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। जैसे लोहा, स्टील, निकेल जो है फेरोमैग्नेटिक, लोहा, स्टील और निकल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्ड कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। चिल्ड कास्ट आयरन कैसे तैयार किया जाता है? तो पिघले हुए ढलवा लोहे को शीघ्र ठंडा करके, क्विक कूलिंग ऑफ मोल्ट कास्ट आयरन। पिघले हुए ढलवा लोहा को क्विक ठंडा यानी जल्दी से ठंडा कर देंगे तो हमें चिल्ड कास्ट आयरन प्राप्त होगा। ढलवा रोल्स, रेलवे कैरिज व्हील्स, एनविल आदि को जो निर्माण हेतु कास्टिंग की एक सतह को तीव्र से ठंडा किया जाता है। जिसे ढालवा रोल्स जो होता है, रेलवे कैरिज व्हील होता है और एनविल होता है, इसको शीघ्रता से ठंडा करके यानी चिल्ड कास्ट आयरन से बनाया जाता है तथा शेष भाग को मंद गति से ठंडा करके इस प्रकार से तीव्र गति को शीतित भाग को गुण भिन्न प्राप्त होता है। तीव्र गति से ठंडा किया हुआ आयरन चिल्ड कास्ट आयरन बन जाता है और शेष भाग धूसर आयरन, जिसको धीरे धीरे प्रोसेस से ठंडा किया जाता है उसको धूसर आयरन कहा जाता है और जिसको क्विक प्रोसेस से ठंडा किया जाता है उसको चिल्ड कास्ट आयरन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गन मेटल में 2% मिला होता है। गन मेटल में 2% जिंक यानी जस्ता मिला होता है। गन मेटल जिसमें तांबा, टीन तथा जस्ते का एलॉय होता है। गन मेटल में 88% कॉपर यानी तांबा होता है, 10% टीन और 2% जस्ता होता है। यह कठोर, मजबूत तथा संक्षारण रोधी होता है। इसका उपयोग मुख्यतः ब्रूस बेरिंग, वल्व, ढलाई आदि बनाने में किया जाता है। गन मेटल में 2% जस्ता, 10% टीन और सबसे ज़्यादा 88% जो होता है से कॉपर यानी तांबा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? तो टेंटलस जो है से अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें चुंबक क्षेत्र में लटका देने पर विक्षेप की दिशा में समांतर हो जाता है। इस पदार्थ के अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य आरोपित चुंबक क्षेत्र की दिशा में होता है। इस श्रेणी में पदार्थ की चुंबकशीलता और चुंबक प्रवृत्ति का मान बहुत कम होता है। ऐसे पदार्थ जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हवा की अपेक्षा पदार्थ से होकर अधिक बल रेखीय गुजरता है। पदार्थ का अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टेनलेस, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, टैटलेस, ये सब जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन और टैंटलेस, ये सभी जो है से अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? ट्रांसफार्मर के लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इसके डिटेल देखते हैं।
ट्रांसफार्मर के लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा 3.5% से 4% तक होता है और कार्बन की मात्रा 0.2% होती है। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग बिजली के जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर बनाने में किया जाता है, जबकि मैग्नीज स्टील का उपयोग कनेक्टिंग रॉड, रेलवे क्रॉसिंग के पॉइंट्स, रेलवे की पटरी और क्रेशर आदि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 0.15% से कम कार्बन सामग्री वाले स्टील को क्या कहते हैं? इसको डेड माइल्ड स्टील कहा जाता है। 0.15% से कम कार्बन सामग्री वाले स्टील को डेड माइल्ड स्टील कहा जाता है। 0.15% से कम कार्बन सामग्री वाले स्टील को डेड माइल्ड स्टील यानी डेथ माइल्ड स्टील कहा जाता है। डेड माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा मैक्सिमम 1.5% होता है। इसी तरह लो कार्बन, जिसे लो कार्बन या मिल्ड स्टील, माइल्ड स्टील कहा जाता है, इसमें 0.15 से 0.30% तक कार्बन होता है। मीडियम कार्बन स्टील में 0.30 से 0.80% तक कार्बन की मात्रा होता है और हाई कार्बन स्टील में 0.80 से लेकर के 1.5 तक कार्बन की मात्रा होती है। 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। जो डेड माइल्ड स्टील होता है उसमें मैक्सिमम 0.15 तक होता है कार्बन की मात्रा। जो लो कार्बन स्टील होता है, जिसे माइल्ड स्टील भी कहा जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.30% तक होती है। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.30% से 0.80% तक एवं हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.80 से 1.5 यानी 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि ढलुआ लोहे में उपस्थित कार्बन की आंशिक रूप से मुक्त और आंशिक रूप से संयोजित अवस्था में हो तो यह कहलाता है। तो इसे श्वेत ढलुआ लोहा कहा जाता है। यदि ढलुआ लोहा में उपस्थित कार्बन आंशिक रूप से मुक्त और आंशिक रूप से संयोजी रूप में होता है तो इसे श्वेत ढलुआ लोहा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इस्पात में बढ़ती कार्बन की मात्रा के साथ परम सामर्थ्य और इस्पात की तन्यता होती है, बढ़ जाती है और घट जाती है। इस्पात की बढ़ती कार्बन की मात्रा के साथ परम सामर्थ्यता जो होता है से बढ़ जाती है एवं इसका तन्यता घट जाती है। जब इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो इसका तन्यता घट जाती है और सामर्थ्य जो होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है, से बढ़ जाता है। इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसका परम सामर्थ्य यानी अल्टीमेट स्ट्रेस बढ़ जाता है, जबकि सामर्थ्य यानी डक्टिलिटी घट जाती है। इसका इस्पात की भंगुरता यानी ब्रिटलनेस में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मानक विनिर्देशता के अनुसार उच्च मिश्रण धातु इस्पात यानी 30 CR 30-13 निम्न में से कौन सा संघटक रखता है? तो यह जो होता है 1 अधिकतम सिलिकॉन 1 अधिकतम मैग्नीज रखता है। भारतीय मानक निर्देश के अनुसार उच्च मिश्र धातु इस्पात जिसे 30 CR 13 में 0.26 से 0.35% कार्बन, सिलिकॉन अधिकतम 1% तथा मैग्नीज अधिकतम 1% रहता है। मैग्नीज भी 1% रहेगा, सिलिकॉन भी 1% अधिकतम रहेगा और 0.26 से 0.35 तक कार्बन की मात्रा होती है। किसमें? तो उच्च मिश्र धातु इस्पात में। इस्पात बनाने की खुला भट्ठी प्रक्रम को कभी कभी भी कहा जाता है, तो इसे सीमेंट मार्टिंग प्रक्रम भी कहा जाता है। सीमेंट मार्टिंग प्रक्रम के द्वारा इस्पात बनाने की खुला भट्ठी प्रक्रम को कहा जाता है। स्टील बनाने की विधि सीमेंटीकरण विधि, क्रूसिबल विधि। स्टील बनाने की विधि सीमेंटीकरण विधि, क्रूसिबल विधि, बेसेमर विधि, खुली भट्ठी विधि, विद्युत भट्ठी विधि, LD विधि, डुप्लीकेट विधि तथा कार्डो विधि। नेक्स्ट प्रश्न है औजार इस्पात कार्बन का रखता है। औजार इस्पात होता है कार्बन का 0.9% रखता है। औजार इस्पात में 0.9% तक जो होता है कार्बन होता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के औजार तथा डाइया बनाने के लिए होता है। टूल स्टील ऊष्मा विरोध प्रतिरोध साथ साथ उच्च कठोरता, उच्च
संपीड़न सामर्थ्य तथा घिसावट के विरुद्ध सबसे अधिक होता है। धातु के काटने के लिए प्रयुक्त कार्बाइड टूल्स की तरह टूल स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्टेनाइड बेदाग इस्पात में रहता है। ऑस्टेनाइड बेदाग में 18% क्रोमियम एवं 8% निकेल रहता है। ऑस्टेनिटिक बेदाग इस्पात में सामान्यतः 18% क्रोमियम एवं 8% निकेल होता है। यह इस्पात अचुंबकीय होता है। मार्टेनसिटिक बेदाग में 12 से 14% क्रोमियम तथा 0.12 से 0.35% का कार्बन होता है। और फेरिटिक बेदाग इस्पात में 16 से 18% क्रोमियम एवं 0.12% कार्बन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18:4:4 HSS का संगठक है। हाई स्टेनलेस स्टील में 18:4:1 इसमें क्या क्या होता है? 18% इसमें टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम होता है। 18:4:1 में जो HSS का संगठक है इसमें 18% जो होता है टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम होता है। उच्च गति इस्पात HSS हाई स्टेनलेस स्टील का प्रयोग मशीनिंग प्रक्रिया में किया जाता है। HSS में 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम होता है। उच्च गति इस्पात जो HSS होता है इसमें 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक कटाई की जाती है। उच्च गति इस्पात में मृदु इस्पात की कटाई औसतन 25 से 30 मीटर प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18/8 जंगरोधी इस्पात संयोजन में युक्त जंगरोधी इस्पात ग्रेड को सूचित किया जाता है। तो 18/8 जो होता है इसमें 18% आपका क्रोमियम हो गया और 8% निकेल होता है। 18/8 जंगरोधी इस्पात जिसे स्टेनलेस स्टील है जिसमें 18% क्रोमियम और 8% निकेल उपस्थित होता है। इसका अचुंबकीय तथा दिए गए ताप का अत्यंत संक्षारण रोधी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्पात में कार्बन का प्रतिशत में वृद्धि के साथ क्या घटता है? तो इस्पात में जब हम कार्बन की परसेंट यानी कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसका डक्टिलिटी यानी तन्यता घटता है। इस्पात में कार्बन की प्रतिशत में वृद्धि के साथ उसका तन्यता घट जाता है, साथ ही उसकी कठोरता बढ़ती है। इस्पात में जब कार्बन लेंगे तो कठोरता बढ़ेगा और तन्यता घटता है। इस्पात आयरन तथा कार्बन की मिश्र धातु है। इस्पात जो है आयरन और कार्बन का मिश्र धातु है। इसमें कार्बन की अधिकतम जो होता है मात्रा 1.5% होती है। कार्बन आयरन में संयुक्त रूप से मिश्रित होता है, अतः कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर यह निम्न प्रकार की होती है। निम्न कार्बन स्टील या मृदु स्टील होता है, मध्यम कार्बन स्टील एवं उच्च कार्बन स्टील। कह रहे हैं उच्च गति स्टील उपकरण सामग्री में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? हाई स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा कितना % होता है? तो इसमें 0.6 से 1% तक होता है। हाई गति स्टील जो उपकरण होता है, हाई स्पीड स्टील टूल जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.6 से 1% के बीच होता है। आइए डिटेल देखते हैं। उच्च गति इस्पात में 18% टंगस्टन यानी W, 4% क्रोमियम यानी Cr तथा 1% वैनेडियम V तथा 0.6% से 0.7% तक कार्बन होता है। HSS हाई स्पीड स्टेनलेस स्टील जो होता है कि गति परास 25 से 30 मीटर प्रति मिनट होता है। मृदु इस्पात के लिए 22 मीटर प्रति मिनट तथा ढलों लोहे के लिए होता है। HSS औजार के लिए उच्चतम सुरक्षित कार्यकारी तापमान जो होता है 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इससे अधिक तापमान पर HSS टूल की कठोरता तेजी से कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कास्ट आयरन की पहचान कार्बन के कम से कम कितने प्रतिशत से होती है? 2% से। कास्ट आयरन में कार्बन की न्यूनतम मात्रा 2% होती है। ढालवा लोहा है उसको क्यूपोला भट्ठी में गलाकर बनाया जाता है। ढालवा लोहा में कार्बन की मात्रा 2% से 4.5% तथा
4% तक होता है। 2% से लेकर 4.5 तथा 4% तक होता है। यह कठोर तथा भंगुर होता है। ढलवा लोहा कठोर एवं भंगुर होता है। इसे कठोरीकृत किया जाता है परंतु पायनीकृत नहीं। कास्ट आयरन की वेल्डिंग तथा फोर्जिंग नहीं की जाती। इसका गलनांक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आपेक्षिक घनत्व 7.7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टी श्रेणी के उच्च गति इस्पात के संघटक है। तो इसमें वैनेडियम, क्रोमियम एवं टंगस्टन होता है। टी श्रेणी के हाई स्पीड स्टील जो होता है उसमें वैनेडियम, क्रोमियम और टंगस्टन होता है। टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वैनेडियम 1% होता है। टी श्रेणी के उच्च गति इस्पात में टंगस्टन 18%, 4% क्रोमियम, 1% वैनेडियम एवं 0.7% कार्बन होता है। यह कठोर, मजबूत तथा घिसावरोधी होता है। इसके कारण ही उच्च गति से काटने वाले कर्तन औजार, मिलिंग कटर आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार्बन इस्पात में 1% कार्बन है, इसे 0.5% कार्बन में बदला जाना है। इसका इस्पात में 10 kg में जोड़ी जाने वाली लोहे की मात्रा। एक कार्बन इस्पात में 1% कार्बन है, इसे 0.5% कार्बन में बदला जाना है। इस इस्पात के 10 किलोग्राम में जोड़ी जाने वाली लोहे की मात्रा क्या होगी? इसका आंसर होगा 10 किलोग्राम। 10 kg कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा 1% है, तो इसीलिए 0.1 kg में 100 ग्राम होगा। माना कि कार्बन इस्पात में जोड़े जाने वाली लोहे की मात्रा x kg है, इसलिए 10 + x गुने 0.5/100 = 0.1 हो गया। 10 + x = 20, इसलिए 10 = 10 हो गया। अतः 0.5% कार्बन में बदलने के लिए इस्पात में जोड़े जाने वाली लोहे की मात्रा 10 kg होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत होती है 0.6 से 0.14% तक। डेढ़ माइल स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम 0.15% होती है। निम्न कार्बन स्टील, जिसे मृदु इस्पात कहते हैं, इसमें 0.15 से 0.30% कार्बन की मात्रा होती है। मध्यम कार्बन इस्पात में 0.30 से 0.60% कार्बन की मात्रा होती है एवं उच्च कार्बन स्टील में 0.80 से या 0.60 से अधिक और 1.5 से कम, यानी 0.60 से 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत होती है। ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत 2% से 4% होता है। ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2% से 4% के बीच होती है। इसका गलनांक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मशीनन करने योग्य, घर्षण रोधी तथा उच्च ढलाई गुणवत्ता वाला होता है। उच्च डैम्पिंग गुण के कारण इसका प्रयोग मशीन के आधार यानी बेड बनाने में किया जाता है। ढलवा लोहा का प्रयोग बेड के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि ढलवा लोहा का जो होता है ना, ऐसे उच्च डैम्पिंग गुण होता है, यानी कंपन सहने का गुण अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्पात के प्रकार तथा उसके उत्पाद के साथ मिलान करें। नरम इस्पात जो होता है वाणिज्यिक बीम में इसका उपयोग किया जाता है। टूल इस्पात का प्रयोग मिलिंग कटर में, मध्यम कार्बन स्टील का प्रयोग हथौड़ा में एवं उच्च कार्बन स्टील का प्रयोग क्रेन हुक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 0.35% से कम कार्बन वाले एलॉय इस्पात में 23 से 30% क्रोमियम होता है, उसको क्या कहा जाता है? इसे ऊष्मारोधी इस्पात कहा जाता है, हाई रेजिस्टेंस स्टील कहा जाता है। 0.35% से कम कार्बन वाले एलॉय इस्पात में 23 से 30% क्रोमियम होता है, उसे ऊष्मारोधी इस्पात कहते हैं। क्रोमियम का परसेंटेज बढ़ने से इस्पात संक्षारण रोधी बनता है। स्टील में सल्फर मिलाने से स्टील की मशीनिंग क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मशीन औजार तल आधार के निर्माण के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ग्रे कास्ट आयरन यानी भूरा ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। मशीन आधार तल के निर्माण के लिए साधारणतः भूरे ढलवा लोहे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भूरा ढलवा लोहे का अवमंदन क्षमता अधिक होता है। भूरा ढलवा लोहे में ढलाई क्षमता
के गुण उच्च होता है, यह संपीड़न सामर्थ्य अच्छी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील की संक्षारण प्रतिरोधकता गुण के कारण उपस्थित होता है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में संक्षारण प्रतिरोधक क्रोमियम की उपस्थिति की वजह से होता है। स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम, 8% निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाने से संक्षारण प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कास्ट आयरन में विद्यमान कार्बन रासायनिक संयोजी रूप से हो सकता है, जो कहते हैं सीमेंटाइट कहते हैं। कास्ट आयरन में विद्यमान कार्बन रासायनिक संयोजन रूप से हो सकता है, जिसे सीमेंटाइट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आइए इसको डिटेल है। कास्ट आयरन में विद्यमान कार्बन रासायनिक संयोजी रूप से हो सकता है, जिसे सीमेंटाइट कहते हैं। यह अत्यधिक कठोर यानी हार्ड तथा भंगुर ब्रिटल होता है। Fe यानी आयरन तथा कार्बन का यौगिक कंपाउंड है। आयरन कार्बाइड Fe3C कहलाता है। यह 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक चुंबकीय होता है। ऑस्टेनाइड फेराइट से थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा कम तन्य होता है। यह अनुचुंबकीय यानी नॉन मैग्नेटिक तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ताप पर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय इस्पात में किसका उच्च प्रतिशत में उपलब्ध होता है? चुंबकीय इस्पात में जो होता है टंगस्टन अधिक मात्रा में होता है। चुंबकीय इस्पात में टंगस्टन जो होता है उच्च प्रतिशत में उपलब्ध होता है। जब स्टील का टंगस्टन मिश्रित किया जाता है तो स्टील के चुंबकीय गुणों में सुधार तथा कठोरता में वृद्धि होती है। यदि स्टील में 80% टंगस्टन की मात्रा होती है तो इसे अधिक कठोर हो जाता है। यह ग्लास को भी खुरच सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेसेमर कन्वर्टर के परिचालन के दौरान भूरा ध्रुव यह संकेत करता है वाई सिलिकॉन तथा मैग्नीज को जला रहा है। वाई जो है ना से सिलिकॉन और मैग्नीज को जला रहा है। बेसेमर प्रक्रम में पिघला यानी पिघ लोहा को स्टील में परिवर्तित करने का मुख्य 3 प्रक्रम है। प्रथम प्रक्रम में इसे चार्जिंग पोजीशन कहते हैं। इसे पिघला पिघ आयरन को कन्वर्टर में उधेड़ा जाता है। द्वितीय प्रक्रम में इसे बोइंग पोजीशन कहते हैं। कन्वर्टर को ऊर्ध्वाधर स्थिति में झुकाकर वायु को झोंका दिया जाता है और इसे सिलिकॉन और मैग्नीज ज्वाला होता है और इसे कन्वर्टर के मुख्य ऊपर की ओर भूरा धुआं के रूप में सूचित किया जाता है और इसके बाद कर्तन की ऑक्सीकरण होता है जिसे सफ़ेद ज्वाला सूचित किया जाता है। तीसरा चरण जिसे पोरिंग पोजीशन कहते हैं और एक कार्बन मैग्नीज मिश्रण के कुछ मात्रा अच्छी सामर्थ्य और तनाव को बढ़ाती है। नेक्स्ट है बेसेमर में भट्ठी को लाइन किया जाता है। बेसेमर में भट्ठी को लाइन किया जाता है टार और जले हुए डोलोमाइट ईंटों के मिश्रण के साथ। बेसिक बेसेमर प्रक्रम में थॉमस प्रक्रम के रूप में भी जाना जाता है। जले हुए डोलोमाइट का टार मिश्रण के साथ भट्ठी को घेरा जाता है। इस प्रक्रम को पिग आयरन के स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वात्य भट्ठी में ईंधन का उपयोग किया जाता है। वात भट्ठी में कोक का प्रयोग किया जाता है। वात भट्ठी में कोक का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोक क्रिया के लिए पर्याप्त ऊष्मा मात्रा प्रदान करता है। यह आयरन ऑक्साइड के अपचयन के लिए आवश्यक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदान करता है। कच्चे लोहे के उत्पादन करने के लिए वात भट्ठी का उपयोग होता है जिसमें लौह अयस्क, लाइम स्टोन तथा कोक को चार्ज किया जाता है। भट्ठी की तली पर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बना रहता है। इस प्रकार पिघली धातु तथा स्लैग एकत्रित हो जाता है। स्लैग के ऊपर से निकल जाता है तथा पिघली धातु के नीचे से निकल जाता है। पिग आयरन में आयरन के अतिरिक्त कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर तथा फास्फोरस आदि होते हैं। नेक्स्ट है खाली स्थान के उत्पाद के लिए LD यानी लिंज डानाविट परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। स्टील के लिए स्टील के उत्पाद के लिए LD परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। स्टील के उत्पाद के लिए LD परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। LD विधि बेसेमर परिवर्तक के समान अधिक उत्पादन क्षमता युक्त तथा खुली भट्ठी की तरह अच्छी क्वालिटी की स्टील प्रदान करने वाली
है। यह प्रोसेस शीघ्रता से अच्छे गुण उत्पन्न करती है तथा तुलनात्मक सस्ती विधि है। इस विधि में प्राप्त स्टील की कार्बन की आवश्यकता मात्रा में मिली होती है। स्टील से सल्फर की मात्रा में काफ़ी कम मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, ड्रिल सामान्यतः बनाए जाते हैं। हाई स्पीड स्टील का ड्रिल जो होता है इसे उच्च गति इस्पात का बना होता है। उच्च गति इस्पात यह एक विशेष प्रकार का मिश्र धातु इस्पात है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.7% होती है तथा टंगस्टन की मात्रा 18%, 4% वैनेडियम और 1%, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम होता है। अतः टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम जो 18:4:1 के अनुपात में होता है, इसका प्रयोग कर्तन औजार जैसे ड्रिल, ब्रोच, टर्निंग टूल आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसे उच्च गति इस्पात इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उच्च कर्तन गति 30 से 35 मीटर पर mm पर भी आसानी से कास्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपचयन विधि द्वारा वात भट्ठी में उपयोगी धातु को बदलने के दौरान परिवर्तित होने वाले लौह अयस्क का प्रथम उत्पाद कहलाता है। पिग आयरन यानी कच्चा लोहा कहलाता है। जब लौह अयस्क को फ्लक्स की उपस्थिति में धमन भट्ठी में पिघलाते हैं तो पिग आयरन प्राप्त होता है। पिग आयरन को क्यूपोला भट्ठी में पिघलाने पर कास्ट आयरन प्राप्त होता है। नोट, इसकी संपीड़न सामर्थ्य उच्च होती है तथा तनाव एवं कर्तन सामर्थ्य दुर्बल होता है। कास्ट आयरन की प्राप्ति पिग आयरन से होती है। नेक्स्ट है, सभी लौह और इस्पात उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री कौन सा होता है? पिग आयरन कच्चा लोहा होता है। कच्चा लोहा यानी पिग आयरन सभी प्रकार के लौह के लिए कच्ची सामग्री होता है। कच्चा लोहे का निर्माण धमन भट्ठी यानी ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। पिग आयरन में लोहा 92% होता है एवं कार्बन 1 से लेकर के 5% के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रे कास्ट आयरन धूसर कच्चे लोहे में होती है। भंगुरता यानी ब्रिटलनेस होती है। धूसर ढलवा लोहे में धीमी गति से ठंडा होने पर बना होता है। ये रंग में भूरा कार्बन युक्त, गर्म, कमजोर, रंध्र युक्त होता है। भंगुर यानी ब्रिटिल संस्था और मशीन द्वारा मशीनिंग करने से सरल होता है। नेक्स्ट है, ठंडा लोहा यानी चिल्ड कास्ट आयरन होता है। चिल्ड कास्ट आयरन जो होता है इसे घिसाव से उच्च प्रतिरोध होता है, हाई रेजिस्टेंस टू वियर होता है। ठंडा ढलवा लोहा कास्ट आयरन के रोल्ड, रेलवे, कैरिज व्हील आदि निर्माण हेतु इसकी कास्टिंग की एक सतह यानी वांछित सतह को तीव्र गति से ठंडा किया जाता है तथा शेष भागों को मंद गति से ठंडा किया जाता है। इस प्रकार द्रुत गति से शीतित भाग को गुण प्राप्त होता है। इस प्रकार यह सतत अधिक कठोर और घिसावट रोधी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कास्ट आयरन का प्रकार नहीं है? साधारण कास्ट आयरन नहीं होता है। देखिए, मेलेबल, ग्रे और डक्टाइल मटेरियल होता है और साधारण नहीं होता। साधारण कार्बन कास्ट आयरन का पक्का नहीं होता है, जबकि मेलेबल कास्ट आयरन, भूरा कास्ट आयरन तथा तन कास्ट आयरन आदि कास्ट आयरन का प्रकार है। भूरा कास्ट आयरन भूरा कोयला को नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बन का मात्रा 3 से 3.5% होती है भूरा कास्ट आयरन में। मेलेबल कास्ट आयरन होता है जिसे हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया के द्वारा सफ़ेद कास्ट आयरन से मौलिक कास्ट आयरन बनाया जाता है। कास्ट आयरन में लोहे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पानी तथा सीवर के लिए। कास्ट आयरन में लोहे का प्रयोग पानी तथा सीवर के लिए किया जाता है। कास्ट आयरन पीवीसी आदि पाइप की तुलना में आसानी से प्रयोग में लाया जाता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग दाब पाइप के रूप में किया जाता है, जिसमें पानी, गैस, सीवर पानी आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किया जाता है। कास्ट आयरन पाइप को पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, जबकि पीवीसी आदि को पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ भंगुर है? ढलवा लोहा। कास्ट आयरन जो होता है सो भंगुर होता है। भंगुरता यानी ब्रिटलनेस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर चोट मारने से बिना कोई विकार उत्पन्न किए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यदि किसी पदार्थ की विकृति 5% से कम होती है तो वह पदार्थ भंगुर माना जाता है। उदाहरण के लिए कास्ट आयरन, शीशा आदि भंगुर पदार्थ की श्रेणी में आते हैं।
निम्न में से कौन सा लौह पदार्थ है? आयरन जो है से लौह पदार्थ है। जिस पदार्थ में लोहे की मात्रा होती है उसे लौह पदार्थ कहते हैं। उपयुक्त पदार्थ में लोहे की मात्रा है। नेक्स्ट है, ऐसी मिश्र धातु जिसमें कार्बन की मात्रा 2.1% से ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कास्ट आयरन कहा जाता है। कास्ट आयरन में होता है कार्बन की मात्रा 2% से अधिक होती है तथा अधिकतम 6.67% होती है। हाइपोटेटाइड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.0 से यानी 0.80 से कम होता है। हाइपोक्टेटाइड स्टील में कार्बन की मात्रा, एगो होता है हाइपो एगो हाइपर। तो हाइपो में हो गया 0.80 से कम, हाइपर में 0.80 से 2.1% के बीच होता है। वो होता है हाइपोयोक्टिक कास्ट आयरन। हाइपोक्टेटाइड स्टील जो होता है दो प्रकार का होता है, वो हाइपर एक हाइपो। तो हाइपो स्टील जो हो गया तो उसमें 80% से कम हो गया, 0.80% से कम, और हाइपर में 0.80% से ऊपर 2% तक होता है। हाइपोक्टेटाइड कास्ट आयरन होता है। कास्ट आयरन दो प्रकार के, वो हाइपो वो हाइपर था। कास्ट आयरन में जो होता है हाइपो में होता है 2.1 से 4.3% तक होता है, और हाइपर कास्ट आयरन जो होता है उसमें 4.3 से लेकर के 6.67 तक होता है। जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु होता है? जर्मन सिल्वर होता है निकेल, तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है निकेल, तांबा, जस्ता का मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर यानी कॉपर का एलॉय जिसमें कॉपर, जिंक तथा निकेल होता है। जर्मन सिल्वर में 60.45% कॉपर, 35.2% जिंक तथा इतना % निकेल होता है, यानी 5.35% निकेल होता है। स्टील की संरचना में सीमेंटाइड की दानेदार स्वरूप होता है। स्टील की संरचना में सीमेंटाइड के जो दानेदार स्वरूप होता है अस्फोरोडाइजिंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा लौह के शुद्ध रूप के निकट है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहा के शुद्ध रूप कहा जाता है। ढलवे लोहे में अद्वितीय गुण है इसकी उच्च डैम्पिंग लक्षण। ढलवा लोहा में अद्वितीय गुण है इसकी उच्च अवमंदन डैम्पिंग लक्षण। इसके मशीनों के आधार पर ढलवा लोहा बनाया जाता है। शुद्ध लोहे निम्न उपसंचरण होता है। इसमें होता है फेराटाइट। कच्छ तापमान पर शुद्ध लौह का सूक्ष्म संरचना होता है अल्फा आयरन। यदि लौह का आयरन कमी और दहन भट्ठी उपचार में लोहा गुजारा जाता है तो क्या होता है? कांचा यानी पिग आयरन होता है। लौह अयस्क रिटार्डेशन ब्लास्ट फर्नेस की प्रक्रिया में कच्चे लौह का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6.6% कार्बन और इतना 93.33% लोहे की मिश्र कहलाती है, जिसको सीमेंटाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, 0.8% से अधिक कार्बन वाले इस्पात को न्यूनतम क्रांतिक बिंदु के नीचे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? परलाइट और सीमेंटाइट कहा जाता है। परलाइट और सीमेंटाइट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लास्ट फर्नेस उत्पादन करता है। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है पिग आयरन यानी कच्चा लोहा का उत्पादन करता है। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है 2% से ज़्यादा। मोलिब्डेनम उच्च गति इस्पात है जो बना होता है 2% वैनेडियम, 4% क्रोमियम और 6% टंगस्टन। मोलिब्डेनम 6% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 2% वैनेडियम होता है। इस्पात में 6% टंगस्टन, 6% मोलिब्डेनम, 4% क्रोमियम तथा 2% वैनेडियम होता है। यह अत्यधिक चिमड़पन वाला है तथा इसकी कटाई गुण वाला होता है।